हेलो स्टूडेंट। बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने पिछले पीरियड में अपन ने उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन की संरचना, क्रियाविधि, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ लिया था। आज अपन बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं उनके बारे में। स्टूडेंट, किडनी वृक्क शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? कि रक्त में से उत्सर्जित पदार्थों को यह पृथक करता है। अगर रक्त में से ये उत्सर्जित पदार्थ पृथक ना हो तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग व्याधियां हो जाएंगी। इसलिए किडनी का सही कार्य करना बहुत जरूरी है। किडनी में किसी भी प्रकार का कोई रोग होता है तो निश्चित रूप से शरीर में अनेक तंत्रों में उत्सर्जित पदार्थों के जमाव हो जाना, शरीर में द्रव की मात्रा बढ़ जाना, जल की मात्रा का बढ़ जाना आदि रोग हो जाते हैं। तो अपन देखते हैं किडनी में होने वाले या उत्सर्जन तंत्र में होने वाले मुख्य रोग कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 अपन लेते हैं यूरेमिया। अगर किडनी फंक्शन सही नहीं कर रही है, वृक्क कार्य सही नहीं कर रहे, तो रक्त में से उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा पूर्णतः पृथक नहीं होगी। उस स्थिति में जैसे यूरिया पृथक नहीं हुआ तो रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। इसको अपन कहेंगे यूरेमिया। अब कितनी मात्रा बढ़ जाएगी? तो सामान्यतः 30 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, यानी 100 ml ब्लड में 30 mg मिलीग्राम यूरिया की मात्रा से जब यूरिया बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पर यूरेमिया रोग हो जाता है। अगर निदान नहीं किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है या हो जाती है। दूसरा लेते हैं गाउट। गाउट डिजीज क्या है? सामान्य भाषा में जिसको अपन बोलते हैं गठिया। शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो यह यूरिक अम्ल हमारे शरीर के जॉइंट्स, जैसे जॉइंट है, अंगुलियों के जॉइंट है, घुटनों के जॉइंट है, ये जॉइंट है, इन जॉइंट्स पे जाकर यूरिक अम्ल जमा हो जाता है और वो उन जॉइंट्स को संकुचित होने में बाधा करता है, रोग कर देता है और असहनीय रोग हो जाता है, असहनीय दर्द होता है और इस रोग को अपन बोलते हैं गाउट या गठिया। फिर आता है नेफ्राइटिस या ब्राउट का रोग। कई बार किडनी के अंदर पाए जाने वाले नेफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर एक जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा संक्रमण कर दिया जाता है और ये जीवाणु ग्लोमेरुलस की झिल्ली को क्षतिग्रस्त करता है और उस क्षतिग्रस्त करने से इस जो झिल्ली है इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है और कई बार ऊतकों में, शरीर के अंगों में, विशेष रूप से पैरों की तरफ द्रव की मात्रा बढ़ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है और एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं एडिमा रोग, या इसे ड्रॉप्सी भी कहते हैं। ड्रॉप्सी या एडिमा रोग हो जाता है। तो नेफ्राइटिस में एक जीवाणु के संक्रमण के द्वारा होने वाला रोग है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट आता है वृक्क की पथरी। सामान्य कहते हैं उसको पथरी होगी। अधिकांश जो कैल्शियम युक्त आहार अधिक लेते हैं या किडनी फंक्शन सही नहीं कर पाती है, उस स्थिति में वृक्कों में कैल्शियम ऑक्जेलेट और फास्फेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट और फास्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं।
और ये पथरी सामान्यतः किडनी के जो पैल्विक भाग है, जो मूत्रवाहिनी का अग्र भाग है, वहाँ जमा होते हैं और मूत्र त्याग में बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं। रोगी को बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है पेट में और जांच कराने पे पता चलता है इसको पथरी होगी। तो पथरी कब होती है? जब कैल्शियम ऑक्जेलेट या फॉस्फेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। फिर आता है ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज यानी शर्करा। सामान्यतः मूत्र के अंदर कोई शर्करा की मात्रा नहीं आती, लेकिन शरीर में एक हार्मोन इंसुलिन की कमी हो जाने से शरीर में जो भोजन के बाद बनता है ग्लूकोज, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो वो ग्लूकोज मूत्र के साथ उत्सर्जित कर दिया जाता है। जब मूत्र के साथ शर्करा आएगी तो उसे अपन कहेंगे डायबिटीज या मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस शर्करा का आना। इस प्रकार मूत्र के साथ शर्करा का उत्सर्जित होना मधुमेह रोग कहलाता है। डायबिटीज इंसिपिडस, ये भी एक डायबिटीज है, मधुमेह रोग है। इस रोग में क्या होता है कि जो एक हार्मोन था एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन, इसकी मात्रा कम आती है। और इसकी मात्रा कम आती है तो अपन ने देखा था ये व्युत्क्रमानुपाती होता है यूरिन के। जब इसकी मात्रा कम आएगी तो जल अवशोषण कम होगा और मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। रोगी को अधिक मात्रा में यूरिन आएगा और बार बार यूरिन आता है और इस रोग में यूरिन कंट्रोल नहीं होता है। तो इसको नाम देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस रोग। फिर आता है डिसयूरिया। कई बार मूत्र त्याग करते समय पेशियों में दर्द होता है और मूत्राशय की पेशियों में जो दर्द होता है उसको अपन बोलते हैं डिसयूरिया। फिर आता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया को अपन बोल सकते हैं बहुमूत्रता। बहुमूत्रता, इस रोग में जल अवशोषण, पुनरावशोषण यानी हेनले के लूप से होता है, संग्रह नलिकाओं में जो जल का अवशोषण होता है वो कम हो पाता है, इसलिए मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें भी मूत्र बार बार आता है, इसे पॉलीयूरिया नाम देते हैं। पॉली मीन्स ज्यादा, ओलिगो, ओलिगो का मतलब है कम। इसमें जल अवशोषण अधिक हो जाने से मूत्र की मात्रा कम हो जाती है, मूत्र कम मात्रा में आता है, या यूँ कहें एडीएच हार्मोन जो है वो अधिक मात्रा में स्रावित होने लग जाने से ओलिगोयूरिया होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया। इसमें मूत्र के साथ कभी भी प्रोटीन का उत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन कुछ बीमारियों में, कुछ शरीर की ऐसे स्थितियों में जब मूत्र के साथ प्रोटीन आने लगता है तो उसे बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। कीटोन यूरिया। कीटोन बॉडी भी मूत्र के साथ नहीं आती। कई बार एसिटिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है और इस रोग को नाम देते हैं कीटोन यूरिया। नेक्स्ट आता है हिमेटो यूरिया। हिम यानी ब्लड, ब्लड यानी आरबीसी। कई बार यूरिन के अंदर लाल रुधिर कणिकाएं छनकर आने लग जाती हैं, रक्त लाल दिखाई देने लगता है, इसको बोलते हैं हिमेटो यूरिया। ये कई बार बीमारियों के दौरान होने वाली अभिक्रिया है। पाईयूरिया। पाईयूरिया में भी यूरिन के अंदर जो मूत्राशय की पेशियां हैं उनमें संक्रमण हो जाता है और उनमें संक्रमण होने से मूत्र त्याग करने में बाधा होती है। एस्केप्टोन यूरिया। यह एक प्रकार का रोग जो कई बार आनुवांशिक भी होता है। इसमें मूत्र के साथ एल्केप्टोन या हीमोजेंटिसिटिक अम्ल, एल्केप्टोन या हीमोजेंटिसिक अम्ल का उत्सर्जन होने लगता है। जब यह मूत्र वायु के संपर्क में आता है
तो ब्लैक कलर का हो जाता है, काले रंग का मूत्र हो जाता है। इसलिए इस रोग को कृष्ण रोग भी कहते हैं, कृष्ण रोग। पीलिया, जॉइंटिस, यकृत से संबंधित बीमारी होती है। इसमें पित्त वर्णक अधिक मात्रा में मूत्र के साथ त्याग दिए जाते हैं, जिनका रंग पीला होता है और उसमें मूत्र भी पीला आने लगता है, इसे पीलिया रोग कहते हैं। सिस्टिटिस, सिस्टिटिस भी मूत्राशय का होने वाला रोग है। इसके अंदर भी मूत्राशय में स्वेलिंग या सूजन आ जाती है और उसके फलस्वरूप मूत्र त्याग करते समय दर्द होता है। एल्ब्यूमिन यूरिया, अभी अपन ने पढ़ा था प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन का एक प्रकार है एल्ब्यूमिन। कई बार मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन का स्रावन होने लगता है, उस रोग को अपन बोलते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया। फिर अपने पास लास्ट में आता है हीमोग्लोबिन यूरिया। जैसे कि अभी अपन ने बात किया हीमेटो यूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया एक ही बात है। इसके अंदर भी आरबीसी या हीमोग्लोबिन मूत्र के साथ बाहर आने लग जाता है। कई बार ग्लोमेरुलस की या जो अपना केसी के गुच्छ है उसमें कोई संक्रमण होता है और उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है, तो रुधिर कणिकाएं भी छन जाती हैं और मूत्र के साथ आने लगती है। इस मूत्र का रंग लाल दिखाई देने लगता है, इसे हीमोग्लोबिन यूरिया रोग कहते हैं। तो इसलिए ये उत्सर्जन संबंधी मुख्य रोग है। सभी तंत्रों में रोग थे, लेकिन अपन ने इसी तंत्र के रोगों के बारे में इसलिए बात की है कि उत्सर्जन के जो रोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब अपन बात करते हैं, अगर रक्त में से यूरिया नहीं छन रही है, किडनी काम सही नहीं कर रही है, तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। कौन सा रोग हो जाएगा? यूरेनिया। अगर किसी के वृक्क खराब हो रहे हैं, गुर्दे बोलते हैं जिनको, गुर्दे खराब हो रहे हैं, वृद्धावस्था में किडनी पूरा फिल्टर नहीं कर पाती है, यूरिया पूरा बाहर नहीं निकल पाता है, उस कंडीशन में रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब 30 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड से बढ़ जाएगी तो रोगी को मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। तो फिर क्या करते हैं? फिर रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस की क्रिया करते हैं। हीमोडायलिसिस या रुधिर अपोहन के अंदर रक्त में से उत्सर्जित पदार्थों को पृथक किया जाता है। अब बात आती है शरीर में इतना रक्त है, कौन से रक्त को पृथक किया जाएगा? तो एक कृत्रिम वृक्क होता है जिसमें सेलोफेन की झिल्लियां नलिकाओं के रूप में होती हैं और उन नलिकाओं के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं अपोहनी द्रव। ये द्रव है और ये सेलोफेन की बनी हुई नलिकाएं हैं, सेलोफेन झिल्लियों से बनी हुई नलिकाएं। इसको अपन नाम देते हैं कृत्रिम वृक्क। आधा वृक्क दिखाए, आधी झिल्लियां दिखाई। रोगी जिसका रक्त पूर्णतया साफ नहीं हो रहा है या जिसकी किडनी खराब हो गई है, उस रोगी की धमनी में से धमनी की मुख्य शाखा में से ब्लड को ले लेते हैं। धमनी की मुख्य शाखा काट के और उसको एक नली की सहायता से जोड़ दिया जाता है और उस ब्लड को पहले एक उपकरण से गुजारा जाता है जिससे इसका टेम्परेचर हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रुधिर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक हिपेरिन पदार्थ जो एंटीकोएगुलेंट है, जो रक्त को स्कंदित होने से रोकता है, उस पदार्थ को मिला दिया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके हिपेरिन मिलाकर इस ब्लड को कृत्रिम वृक्क में से गुजारा जाता है। कृत्रिम वृक्क में से जब रक्त गुजरता है तो इन सेलोफेन की झिल्लियों में से जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन आदि, वो रुधिर में से अपोहनी द्रव में आ जाते हैं, यानी इन झिल्लियों में से आ जाते हैं। लेकिन इन झिल्लियों में से ना तो प्रोटीन छनता है ना ही आरबीसी छनता है, केवल उत्सर्जित पदार्थ इन झिल्लियों में से छनकर अपोहनी द्रव में आ जाते हैं। डायलिसिस फ्लूइड जिसको बोलते हैं, इसमें आ जाते हैं। अब इस ब्लड को दूसरी तरफ से इस वृक्क में से निकाल लिया जाता है और वापस इसको थोड़ा गर्म किया जाता है बॉडी
टेम्परेचर पर इसको गर्म कर देते हैं। अब इसके अंदर हिपेरिन को समाप्त करने के लिए एंटी हिपेरिन पदार्थ मिला दिया जाता है और रुधिर को वापस रोगी की दूसरी शिरा के अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रकार पूरा रक्त शरीर से निकलेगा और इस किडनी में से जो कृत्रिम रक्त है आर्टिफिशियल, इसमें से होकर निकलेगा और वापस रोगी में जाएगा। तो पूरी अशुद्धियाँ इससे पृथक कर दी जाएंगी। इस क्रिया को हेमोडायलिसिस कहते हैं। एक प्रश्न आता है, किडनी या वृक्क को जो है अपन कहते हैं, मैं किसी की किडनी खराब हो गई तो किडनी को डोनेट किया उसने, तो उसको इस किडनी की बीमारी से समस्या का निदान मिला। तो किडनी या वृक्क कौन डोनेट करता है, कैसे करता है या किसको दी जा सकती है, इसके बारे में अपन बात करें तो यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई तो उसकी जगह दूसरी किडनी को ट्रांसप्लांट करना किडनी का प्रत्यारोपण कहलाता है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, वृक्क का प्रत्यारोपण कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की किडनी को रोगी की किडनी की जगह लगा दिया जाता है। अब बात आती है किसकी किडनी लगा दी जाए। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी अपने शरीर में जाती है तो अपने शरीर का इम्यून सिस्टम, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उस किडनी का विरोध करता है। तो जहाँ तक हो उसके नज़दीकी किसी रिश्तेदार की किडनी को रोगी को दिया जाता है तो प्रतिरोध कम होता है। नज़दीकी रिश्तेदार कौन हो सकता है? जुड़वा भाई, सगा भाई या बहन, चाचा, ताऊ, मामा आदि के परिवार से कोई भी या इनमें से कोई भी किडनी डोनेट कर सकता है। तो उस किडनी का शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र कम विरोध करता है और किडनी ट्रांसप्लांट करते समय प्रतिरक्षा तंत्र को एक बार सप्रेस दबा दिया जाता है कि भाई एक बार तू अपना कार्य करना बंद कर, ताकि किडनी वहाँ पर एडजस्ट हो जाए। इस प्रकार वृक्क का दान किया जाता है और एक जो वृक्क दान दाता है वो ग्राही को दिया जाता है, तो इसको वृक्क का प्रत्यारोपण कहते हैं। तो इससे उत्सर्जन तंत्र पूरा होता है। मैं समझता हूँ आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वृक्क के रोगों के बारे में बात करें, यूरेमिया, गाउट, नेफ्राइटिस, किडनी स्टोन, ग्लाइकोयूरिया, डायबिटीज, डिसयूरिया, पोलियूरिया, ओलिगोयूरिया, प्रोटीन यूरिया, कीटोन यूरिया, हेमाटोयूरिया, पाईयूरिया, एल्केप्टोन यूरिया, पीलिया, सिस्टिटिस, एल्ब्यूमिन यूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया। एडिमा या ड्रोप्सी, पैरों में द्रव के बढ़ जाने से सूजन का आ जाना, और हीमोलाइसिस, ये कृत्रिम वृक्क, ये सेलोफोन की ट्यूब्स, नलिकाएं, और इसमें नलिकाओं के चारों ओर का अपोहनी द्रव, सेलोफोन नलिकाओं में रक्त डाला गया है, पहले में रक्त लिखा हुआ है BLRD ब्लड, ब्लड में से उत्सर्जित पदार्थ अपोहनी द्रव में चले जाएंगे और इस प्रकार रक्त क्लियर हो जाएगा और दूसरे सिरे से रक्त को बाहर निकाल लिया जाएगा और इस रक्त को बॉडी टेम्परेचर पर ठंडा करके एंटीहिस्टेरिक पदार्थ मिला देगा।